प्रश्न, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? उत्तर, उद्देशिका प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान का दार्शनिक आधार माना जाता है क्योंकि यह उन सिद्धांतों, आदर्शों और मूल्यों को दर्शाती है जिन पर पूरा संविधान आधारित है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत विचारों को बताती है, जो भारत के शासन और समाज की नींव हैं। प्रश्न, संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? उत्तर, संविधान की कुंजी। उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। ये संविधान के सार और उसके लक्ष्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे पूरे संविधान की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? उत्तर, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को। उद्देशिका उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को इंगित करती है जिन्हें भारतीय राज्य प्राप्त करना चाहता है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे आदर्श शामिल हैं, जो भारत के लोगों के लिए सुनिश्चित किए जाने हैं। प्रश्न, प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बाकर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? उत्तर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। सर अर्नेस्ट बाकर ने अपनी इस प्रसिद्ध पुस्तक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रशंसा की थी और इसे संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने प्रस्तावना के महत्व को समझते हुए इसका उल्लेख अपनी रचनाओं में किया। प्रश्न, प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग से। उत्तर, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वाक्यांश इस बात पर जोर देता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। इसका मतलब है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है और संविधान जनता की इच्छा से बनाया गया है। प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर, उद्देशिका प्रस्तावना। उद्देशिका को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों को प्रकट करती है। हालांकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, लेकिन सामान्यतः उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उत्तर, पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये प्रस्ताव संविधान की संरचना, दर्शन और आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत करता था और बाद में इसी प्रस्ताव को संशोधित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका के रूप में अपनाया गया। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? उत्तर, 22 जनवरी 1947 को। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा हुई और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम था।
प्रश्न प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? उत्तर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इन तीन शब्दों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा। ये संशोधन भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। प्रश्न भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। उत्तर राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की का उल्लेख है। हालांकि राजनीतिक समानता शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर, अपॉर्चुनिटी की समानता की बात की गई है, जबकि राजनीतिक समानता को संविधान के अन्य भागों जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16 और 326 में सुनिश्चित किया गया है। प्रश्न संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था? उत्तर 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। इसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए थे। हालांकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उद्देशिका भी संविधान के साथ ही अंगीकृत की गई थी। प्रश्न भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। उत्तर 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। 1 प्रकार की बंधुता, भ्रातृत्व। यह उत्तर पूरी तरह से सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के नागरिकों के लिए इन मूलभूत अधिकारों और सिद्धांतों को सुनिश्चित करने का वादा करती है। ये सभी तत्व संविधान के मूल दर्शन और उसके उद्देश्यों को दर्शाते हैं। प्रश्न भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। उत्तर आर्थिक स्वतंत्रता। यह उत्तर सही है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आर्थिक स्वतंत्रता शब्द का सीधा उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। हालांकि आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को समाप्त करना है, लेकिन इसे स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? उत्तर प्रस्तावना में। यह उत्तर सही है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को समझने की कुंजी माना जाता है। यह उन आदर्शों और सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है, जिनके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया था, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रश्न संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु है।
उत्तर, हम भारत के लोग। यह उत्तर बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, जो ये स्पष्ट करता है कि भारत में संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। इसका अर्थ है कि सरकार की शक्ति जनता से आती है, न कि किसी बाहरी शक्ति या शासक से। प्रश्न, उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है? उत्तर, जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो। यह उत्तर सही है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह माना है कि यदि संविधान के किसी प्रावधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध है, तो उसकी व्याख्या के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। उद्देशिका संविधान के मूल उद्देश्यों और दर्शन को दर्शाती है, जिससे कानूनी व्याख्या में मदद मिलती है। प्रश्न, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? उत्तर, संविधान की प्रस्तावना। यह उत्तर सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये शब्द स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक ऐसा राज्य है जहां सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है तथा राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। प्रश्न, संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर, अमेरिकी संविधान से। यह उत्तर सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जिसमें भी प्रस्तावना का प्रावधान है। हालांकि प्रस्तावना की भाषा, विशेषकर हम भारत के लोग वाक्यांश, भी अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती है। प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया गया है? उत्तर, फ्रांस की क्रांति से। यह उत्तर सही है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है, जो एक ऐतिहासिक और वैश्विक महत्व का नारा था। इन आदर्शों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है, जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। प्रश्न, प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लिखित है? उत्तर, 26 नवंबर 1949। यह उत्तर सही है। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं 26 नवंबर 1949 को। ये वह तिथि है जब संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया था। प्रश्न, उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा है? उत्तर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। यह उत्तर सही है। संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए ये टिप्पणी की थी। उनका मानना था कि प्रस्तावना उन आदर्शों और लक्ष्यों को दर्शाती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए भारत के लोगों ने संघर्ष किया था। प्रश्न, किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है? उत्तर, के एम मुंशी ने। यह उत्तर सही है। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के एम मुंशी, जो संविधान सभा के सदस्य थे, ने प्रस्तावना के महत्व पर जोर देते हुए ये प्रसिद्ध टिप्पणी की थी।
उनकी इस टिप्पणी का मतलब है कि प्रस्तावना भारत के राजनीतिक भविष्य और उसकी प्रकृति का सार प्रस्तुत करती है। प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? उत्तर, N.A. पालकीवाला ने। यह उत्तर सही है। प्रसिद्ध न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उनका मानना था कि जिस तरह एक परिचय पत्र किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है, उसी तरह प्रस्तावना संविधान के सार और उसके उद्देश्यों को दर्शाती है। प्रश्न, उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। उक्त मत है। उत्तर, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। यह उत्तर सही है। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करने में अस्पष्टता हो, तो उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है क्योंकि यह संविधान के मूल दर्शन को दर्शाती है। प्रश्न, B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा है। उत्तर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह उत्तर बिल्कुल सही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि यदि यह अनुच्छेद न होता तो मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि यह अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। सामान्यतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के विशेष संदर्भ में अनुच्छेद 32 ही सही उत्तर है। प्रश्न, प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द है। उत्तर, संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। यह उत्तर सही है। ये सभी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित प्रमुख अवधारणाएं हैं। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जबकि अन्य शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा थे। ये सभी शब्द मिलकर भारतीय राज्य के आदर्शों और लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं। प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया है? उत्तर, बेरुबारीवाद 1960 में। यह उत्तर सही है। बेरुबारी यूनियन मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी हो सकती है, लेकिन ये स्वयं संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि बाद में इस निर्णय को पलट दिया गया। प्रश्न, किस वाद में उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया है? उत्तर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में। यह उत्तर सही है।
केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को पलटते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इस वाद में ही संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट न करे। प्रश्न: प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया है? उत्तर: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 में। यह उत्तर सही है। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का उल्लेख है और इसे संविधान की मूल आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। हालांकि इस मामले में न्यायालय ने ये भी कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती, जिसे केशवानंद भारती मामले में पलट दिया गया था। प्रश्न: किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? उत्तर: सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। यह उत्तर सही है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायालय ने प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श किया था, हालांकि यह बेरुबारी और गोलकनाथ मामलों की तरह उतना निर्णायक नहीं था। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है, लेकिन यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इस वाद के बाद प्रस्तावना की वैधानिकता पर बहस तेज हुई, जिसने बाद के महत्वपूर्ण फैसलों की नींव रखी। प्रश्न: भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? उत्तर: ये लागू नहीं किया जा सकता। यह उत्तर सही है। प्रस्तावना में वर्णित आदर्श और उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह न्यायालय द्वारा लागू अनफोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब है कि यदि सरकार प्रस्तावना में वर्णित लक्ष्यों को पूरा नहीं करती है, तो कोई भी नागरिक इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। हालांकि ये संविधान की व्याख्या में सहायक हो सकती है। प्रश्न: प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उत्तर: केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यह उत्तर सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रश्न: संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? उत्तर: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यह उत्तर सही है। ये क्रम प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सटीक क्रम है। ये शब्द भारत की राजनीतिक व्यवस्था और संप्रभुता के स्वरूप को परिभाषित करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरन भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है और अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। समाजवादी सोशलिस्ट, इसका उद्देश्य समाज में आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करना है। पंथनिरपेक्ष सेक्युलर, राज्य का कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, सरकार लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की होती है।
गणराज्य रिपब्लिक राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। प्रश्न: उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें अंतर्निहित है? उत्तर: आर्थिक न्याय। यह उत्तर सही है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। यह आर्थिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि सभी को समान आर्थिक अवसर मिले और धन का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के हाथों में न हो।